वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर। और आज का पॉडकास्ट एक खास जगह से कर रहा हूं मैं। एआई इम्पैक्ट समिट का आज आखिरी दिन है और सोचा कि आखिरी दिन ही बहुत सारी चीजें असलियत में आपको पता चलती हैं, कितनी सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ हैं। ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा टेक समिट माना जा रहा है। दुनिया की सारी जो टेक जाइंट्स हैं, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एचपी, आईबीएम से लेकर के जो भी इंडियन कंपनी भी है, बहुत सारी, तो सारी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, अपने इनोवेशंस दिखाए हैं। फोकस ऑफ कोर्स जैसा कि नाम है एआई इम्पैक्ट समिट, तो एआई पर ही है, बट एआई के अलावा भी यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। कृषि, एग्रीकल्चर को लेकर के हमने देखा, इनफैक्ट रोबोटिक को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं कि रोबोडॉग देखे जा रहे हैं और ह्यूमनाइड रोबोट बहुत हैं। तो हमने एक ये भी देखा कि 5-6 जो क्लास के बच्चे हैं उन्होंने भी कुछ ह्यूमनाइड रोबोट्स बनाए हैं, जो कि हमने रिसेंटली रोबोट डॉग्स भी देखे हैं। तो उसी का एक छोटा प्रोटोटाइप है जो कि आपको पसंद आएगा। हमारे पास एक रोबो डॉग है, मतलब ये एडवर्ब का है। एडवर्ब इज अ इंडियन कंपनी। अभी रिसेंटली रोबो डॉग को लेकर के बहुत ड्रामा चल रहा है और मैं आपको बता दूं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला जो पूरा का पूरा वायरल हो रहा है, जो यूनिट्री, जो चाइनीज कंपनी, उसका रोबोट था, बट ये एडवर्ब का है। ये बहुत पहले से इस तरह के रोबोट्स यूज कर रहे हैं और यूज केस है इनका बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग एंड देन असेंबली लाइन में इन सब का यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली एक उसका चलता फिरता मॉडल है जो ऑटोनोमस भी काम करता है, बट फिलहाल इसे इन्होंने बताया कि ये रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आप सुआयन हैं, आप इसके बारे में थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और आपने किस तरीके से इसे इन हाउस या कहें कि इंडिया में ही कैसे इसे डेवलप किया है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है वो है कि जो व्हील्ड रोबोट्स होते हैं वो स्टीयर्स नहीं चढ़ सकते, या फिर जो अनइवन टेरेन होता है जैसे पत्थर हो गया या फिर ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, वैसे जगहों पे ये नहीं जा सकता व्हील्ड रोबोट्स। तो इसलिए हमने ये फॉर्म फैक्टर चूज किया है ताकि हम ऐसे, जैसे कि फॉर सर्वेलेंस हमें पेरीमीटर के अक्रॉस लेके जाना है या फिर बॉर्डर एरियाज में लेके जाना है जहाँ पे कि आपको ग्रेवल मिलेगा, सैंड मिलेगा, रॉक मिलेगा, या फिर किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे कि या कोई डेटा सेंटर हो गया जहाँ पे कि हमें स्टेयर्स पे जाके 2-3 लेवल का सर्वेलेंस करना पड़ता है, वैसे के लिए ये फॉर्म फैक्टर सही है। दूसरी बात, इस पे 5 kg का पेलोड आप लगा सकते हो। 5 kg का आप कोई भी सेंसर हो गया, कैमरा हो गया, उसे आप लगा सकते हो ताकि ये लाइव फीड आपको दे पाए। ये ऑटोनॉमसली एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। आप इसमें मिशन सेट कर सकते हो कि हाँ, ये हर दिन 12 बजे ये फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाएगा, डेटा सेंटर घूमेगा, फिर थर्ड फ्लोर जाएगा। तो अभी आपके पास इस तरह के कितने रोबो डॉग्स हैं? हमने फैक्ट्री में तो बहुत सारे रोबोट डॉग्स बनाए हैं। हमारे ये 5 kg वाला है और एक दूसरा वर्जन है जो कि 20 kg का पेलोड वाला भी है। आप लोगों ने बहुत सारे ऑलरेडी बनाए हैं, तो ये क्या करते हैं अभी? जैसे कि ये हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए, अगर आपने इसके ऊपर 360 कैमरा लगा दिया तो आप इसे सॉर्टी करवा सकते हैं, जहाँ पे ये बॉर्डर एरियाज में जाएगा और आपको 360 लाइव फीड देगा। इंडस्ट्रियल यूज केस है, अगर आपके पास कोई रिफाइनरी है जो कि बहुत बड़ी है और वो एक कन्वेंशनल प्लांट होती है, तो वहाँ पे सारे मीटर्स एनालॉग होते हैं। तो इसके ऊपर कैमरा से आप उस एनालॉग मीटर को रीड कर सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि वो 2 बार प्रेशर या 30 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, और उसे आप स्काडा में वापस भेज सकते हैं कि ये डेटा अपडेट कर दें। इसके लिए पहले क्या होता था कि इंसान को जाना पड़ता था वहाँ पे, तो या फिर कोई हजार्डस एनवायरनमेंट है, मान लीजिए कि कहीं पे रेडिएशन लीक हुआ है, वैसे पे वहाँ पे आप ह्यूमन को एक्सपोज नहीं करना चाहते, तो वैसे केसेस में आप इसके ऊपर एक रेडिएशन डिटेक्टर लगा के आप वहाँ पे भेज सकते हैं। ओके, तो अभी तो मान लिया आपने बताया रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये खुद से क्या मतलब ऐसा है कि इसको टास्क असाइन करना पड़ता है, फिर उसके बाद ये परफॉर्म खुद से कर लेता है, या फिर कुछ सीखता भी है खुद से? ये सीखने वाला काम करता है या नहीं? यस सर। सो अगर आप देखेंगे ना, तो इसके सामने एक कैमरा है, इसको डेप्थ कैमरा बोलते हैं, जो 3D में एनवायरनमेंट को परसीव कर सकता है, और एक टेक्नोलॉजी होता है जिसे कहते हैं विजुअल स्लैम, जिसके मदद से ये एक डिजिटल एनवायरनमेंट को एक फिजिकल एनवायरनमेंट को डिजिटली समझ सकता है कि ये अगर ऑब्स्टेकल है, ये अगर पत्थर है या ये सीढ़ी है, तो मुझे इस अपने पैर को कितना ऊपर तक उठाना है। ओके, तो ये सारी चीजें ऑटोनॉमसली भी हो सकता है। और ये जो है, ये यूनिट्री के रोबोट से कितना अलग है? जो अभी गलगोटिया वाला पूरा प्रकरण हुआ वो यूनिट्री के, तो उससे ये कितना अलग है, या फिर कितना एडवांस्ड है? क्या वो क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, या दोनों सिमिलर काम कर सकते हैं?
तो इसे हम एक ऑटोमोटिव कार के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फोर्ड ने पहली बार अपनी गाड़ी लाई 1904 में, तो वो यूएस में बना, फिर यूरोप में गाड़ियां बनना शुरू हुई। तो इसका रीजन ये है कि अगर टेक्नोलॉजी कहीं पे डेवलप हो रहा है तो उस आईपी को अपने देश में भी बढ़ाना, मतलब अपने देश में इंडिजनाइज करना। क्योंकि कल अगर हमें ये बोल दिया गया कि हमें चाइना से कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, हमारे पास भी वो डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसी के कारण ये है कि दो इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट बट इट इज डेवलप्ड इन इंडिया। बट मुझे अभी जहाँ तक लगता है कि अगर इस तरह की रोबोट्स मार्केट में बिकने लगे तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लाइक 1-1.5 लाख रुपए में अगर कोई खरीद करके यूज करना शुरू करे, अगर आप रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो तो किसी को भीड़ में कियोस क्रिएट करने के लिए या फिर किसी को हार्म करने के लिए। देखिए, दुनिया में हर एक चीज का एक ये भी है, राइट। आप कंप्यूटर भी यूज करते हो इतने साल से, लैपटॉप से लोग हैक भी करते हैं, लैपटॉप को लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या प्राइस आएगा इस पूरे रोबोट? इसका 24 लाख। तो ये क्या मतलब नॉर्मल अगर टास्क में क्या समर सॉल्ट इस तरह की चीजें कर सकता है या फिर लाइक? अभी हमने यहाँ पे एक्सपो के लोगों को आकर्षित करने के लिए हमने हैंडशेक का फीचर दिया है, कुछ डांस के मूव्स हैं, बट ये सारे हमने प्रोग्राम किए हैं इसी के लिए। अदरवाइज बट असली काम इनका ये नहीं है। असली काम इनका ये नहीं। तो मैं भी सबको बता दूं कि इस तरह के जो रोबोट डॉग हैं ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और मैं बता रहा हूं कि ये एक रोबोटिक्स का बहुत अच्छा नमूना है और बहुत पुराने समय से है, लेकिन इसका यूज केस कोई फन के लिए कभी नहीं किया जाना चाहिए। आपको भी अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये बस आप इसे लोहे का कुत्ता ना समझें, क्योंकि ये लोहे का कुत्ता नहीं है। ये जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो पर्पस काफी सालों से सर्व कर रहा है। बॉर्डर एरिया में भी इन सब रोबोट्स को डिप्लॉयमेंट किया जाता है इनका, ताकि ह्यूमन जो हैं उनको ज्यादा परेशानी ना हो। नॉर्मल इन्होंने जैसे कि बताया कि इसे खरीदा भी जा सकता है, 25-25 लाख रुपए कीमत है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि 25 लाख रुपए में आप ये खरीदेंगे या फिर कोई लग्जरी कार। तो हम माइक्रोसॉफ्ट के पेविलियन में हैं और यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक देखने को मिल रहा है जो एआई यूज़ करके एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि एग्रीकल्चर में ये माइक्रोसॉफ्ट एआई किस तरीके से यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली इन्होंने मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स यूज़ करके एक पॉड बनाया है जिसमें बताया जाता है कब पानी डालना है या फिर कब गुड़ाई करना है। वेदर की जानकारी रियल टाइम किसानों को मिलती है और सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों के लिए डैशबोर्ड का इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे, ताकि सैटेलाइट से जो वेदर की इंफॉर्मेशन हो, सटीक इंफॉर्मेशन हो, वो उनको पता चल सके कब फर्टिलाइजर डालना है, क्रॉप हेल्थ कैसी है और फिर किस स्टेज पे क्या करना चाहिए, कब पानी चाहिए। रियल टाइम क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा का पूरा उसमें एक डिजिटल डैशबोर्ड है जो कि आपको बताता है कि कब क्या जरूरत है आपको खेती करने के लिए या उगाने के लिए सारी चीजें। तो एक एआई पावर्ड बेसिकली फार्मिंग असिस्टेंट है जो आपको फार्मर्स के लिए काफी स्मार्ट डेटा ड्रिवन फार्मिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। हमारे साथ एक किसान है, आपका नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? बेगूसराय, बिहार। तो यहाँ क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या आपको चाहिए था और क्या है, क्या मैं ये देखने आया था जो कि हमारे किसान के लिए क्या है एआई। वैसे तो लगा हुआ है यहाँ, लेकिन वहाँ कोई है नहीं। अब वो क्या है उस माइक्रोसॉफ्ट वाला जो हमने अभी देखा, आपने देखा, आप कुछ बोल भी रहे थे। हाँ। तो आप मान लीजिए बोल रहे थे, तो उनके जो एक्सपर्ट होते वो अगर हमको कुछ बताते तो, और हम लोग एक्चुअल किसान हैं, आप मेरे घर आके देखिए, मैं एक्चुअल काम करता हूँ। तो आपको क्या उम्मीदें हैं एआई इम्पैक्ट समिट से? आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर यानी किसानी के लिए क्या क्या चीजें यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए थी? हमको तो ये चाहिए था जो हमारे पास वो डाटा होता जो हम क्या कर सकते हैं, और वो एक्सपर्ट होते, जितने साइंटिस्ट होते वो सारे एक्सपर्ट होते, उस डाटे को सब साथ में करके और हमारे खेत में एक्चुअल क्या हो रहा है उसको साथ में करके और दिखाते। अच्छा, जैसे कि कब पानी डालना है या फिर सारी चीजें। हाँ, तो वो हमको कौन बताएगा? तो आपको क्या लगता है कि एआई से मतलब कुछ बढ़िया किसानी के लिए कुछ बेहतरी हो सकती है एआई से? बहुत अच्छा हो सकता है। क्या कि जो देखिए, एक्चुअली दुनिया में टेक्नोलॉजी तो है, हमारे पास नहीं है, हमको कोई नहीं बता रहा, हम जान नहीं रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। अब जो उनके आगे पीछे लोग हैं वो हमको हमारे पास आ नहीं रहे हैं। मतलब कहना आपका कहने का मतलब ये भी है कि यहाँ होना चाहिए था लोगों को। हाँ, एकदम होना चाहिए था। मान लीजिए हम किसान आदमी हैं और हम जो काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे काम कर रहे हैं,
तो उसको हम तो यही देखने आए थे, और इतना बड़ा क्षेत्र में जो भाई हमारे लिए क्या है। हम वाधवानी एआई के स्टॉल पे हैं, तो ये बताएंगे आशुतोष जी हैं, क्या कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। मेरा नाम आशुतोष पंत है, मैं वाधवानी एआई को रिप्रेजेंट करता हूँ। सो हमारे एग्रीकल्चर में मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, और हमारे जो सॉल्यूशंस है वो मेजरली एआई यूज़ करते हैं, जिससे हम एक लो कॉस्ट एक्सेसिबल सॉल्यूशंस बनाते हैं। एआई का रियल लाइफ एग्रीकल्चर में कुछ एग्जांपल के जरिए बताइए कि कैसे, लाइक कोई फसल उगानी है तो उसमें एआई कैसे मदद करेगा। लाइक ये आप देख पा रहे हैं, ये गेहूं की फसल है, तो इसमें एआई कैसे इन्फ्यूज हो रहा है और उससे क्या बेटरमेंट हो रहा है, थोड़ा एग्जांपल से बताएं। जैसे यहाँ पर हमारे 3 सॉल्यूशंस हैं अभी। हमारा पहला सॉल्यूशन है क्रॉप एस। बेसिकली वो क्या करता है कि फार्मर को हेल्प करता है पेस्ट डिटेक्शन में, जो कीड़े और उसमें वो लगता है उसको पता करने में हेल्प करता है थ्रू एआई। तो कैसे, लाइक मैं लेमैन हूँ इस चीज में, तो आप मुझे समझाइए कि पेस्ट कंट्रोल, लाइक पेस्ट डिटेक्शन आपने बताया, तो पेस्ट डिटेक्शन उन्हें कैसे पता चलेगा? लाइक किसान कैसे जानेगा कि अच्छा इसमें पेस्ट लगने वाला है, या फिर कैसे, लाइक हाउ? तो जैसे हमारे उसमें पेस्ट लगा हुआ है, तो किसान क्या करेगा, अपनी क्रॉप को फोटो क्लिक करेगा, तो वो हम उसको बता देंगे कि इस क्रॉप में ये कौन सा पेस्ट या कौन सा डिजीज है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या स्प्रे करें। ओके, तो वो तो मोर और लेस अगर मैं चैट जीपीटी से या फिर जेमिनाई से या फिर सर्वम एआई से पूछूं तो वो तो वही बता देगा। तो आप कैसे अलग हैं इस चीज में? सर, जो हमारा जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो इट इज मोर कंटेक्चुअलाइज, मोर टारगेटेड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। तो जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें हमने अपने एप्लीकेशन या मॉडल्स को ट्रेन किया है स्पेसिफिकली। फिर दूसरा जो हमारा सॉल्यूशन है वो है क्रॉप एस, और ये है सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर। करेंटली सोयाबीन में जो आपका असेसमेंट होता है मंडी में या कहीं पर भी, वो एक सब्जेक्टिव होता है। तो उससे होता है कि जो फार्मर है उसको एक सही प्राइस नहीं मिलता, बेटर प्राइस नहीं मिलता, और उसको ये पता नहीं होता कि मेरी क्वालिटी एग्जैक्टली क्या है, जिससे वो निगोशिएट नहीं कर पाता बायर से। हम क्या हेल्प कर रहे हैं, हमने एक लो कॉस्ट एक्सेसिबल सॉल्यूशन बनाया है मोबाइल बेस्ड, जिसमें फार्मर को जो हमने प्रोटोकॉल सेट किया है उसके हिसाब से सोयाबीन के प्रोड्यूस को अपने को क्या कहते हैं स्कैन करना है, इमेज क्लिक करनी है, और हम उसको बता देंगे कि इसके प्रोड्यूस की अप्रोक्सीमेट क्वालिटी और उसको क्या प्राइस मिलने वाला है। ओके, तो ये सिर्फ सोयाबीन पे ही एप्लीकेबल है या फिर किसी और ग्रेन्स पे भी हो सकता है? ये अभी सोयाबीन के लिए ही है। ये सारे जो 3 चीज क्रॉपेस एंड एग्रीवानी एंड सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर, जो 3 टूल्स हैं, ये क्या अलग अलग स्टैंड अलोन टूल हैं या फिर एक ही में आपने इंटीग्रेट किया? ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, ये अलग अलग तीन अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जिन्हें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? लेकिन एक बेसिक सवाल ये होता है कि अगर जिन किसानों के पास मोबाइल ही नहीं है या स्मार्टफोन्स नहीं है तो वो तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये तो एक प्रॉब्लम है। लाइक एनकरेज करने के लिए आप क्या कर रहे हो कि लाइक कैसे पता कैसे चाहिए? क्योंकि अभी हमें एक किसान मिले थे तो बता रहे थे कि हमारे लिए तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस उन तक कैसे जाएगी, मतलब वो जो है वो कैसे जानेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, थैंक यू वेरी मच। द फर्स्ट थिंग इज, आप समझिए कि कोई भी सॉल्यूशन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सॉल्यूशन बना रहे हैं, यूज केस बनाया हमने। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसको कम्युनिकेट करना, उसको ट्रेन करना। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर अपने ऑन फील्ड पार्टनर्स, वो एक फार्मर कलेक्टिव भी हो सकता है, वो एक एनजीओ भी हो सकता है जो ऑन फील्ड में फार्मर से कनेक्टेड है, हम उनको ट्रेन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग हो ताकि जब वो नीचे फार्मर को ट्रेन करे तो फार्मर समझ पाए कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एप्लीकेशन कैसे होना है, यूज कैसे होना है। ओके, ये हमारी एप्लीकेशन है। अब मैं स्टार्ट करूंगा इसका असेसमेंट। बहुत ही सिंपल टू यूज एप्लीकेशन, जो आपने बोला ना फार्मर कैसे यूज करेगा, बहुत ही सिंपल टू यूज एप्लीकेशन है। आपने स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक किया और ये मल्टीलिंगुअल है। ओके, 3 लैंग्वेजेस में है, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, लेट मी शो इट टू यू। अगर आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, 3 लैंग्वेजेस हैं, बहुत ही सिंपल टू यूज है। आपको क्लिक करना है स्टार्ट असेसमेंट पे। जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये आपका रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। ये जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, ये 100 रुपए का नोट या 50 रुपए का नोट। अच्छा, इस नोट की मदद से, मैंने बोला रेफरेंस ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से हम लोग इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रेन कुछ जो भी है, उसका हम एरिया पता करते हैं, फिर हम अराइव करते हैं उसके वेट रेशियोज। ओके, वो उसको साइज के लिए आपने रखा है, मेजरमेंट के लिए, क्योंकि नोट का साइज तो यूनिवर्सल ही होगा, स्टैंडर्ड होगा। ग्रेट आइडिया, यू नो अबाउट इट। यानी स्टार्टेड। अब यहाँ पर हम लोग को फोटो क्लिक करनी है। ओके, मैंने अपलोड किया।
Okay, इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये सोयाबीन क्वालिटी है, and then और ये as per okay, protocol है। तो ये अगर ये चीज ऐसे मुड़ी भी होगी ना, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। Okay. नोट मुड़ा होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, तो 100 का नोट ही 100 और 50 का नोट। हाँ। ओके, ये 10 रुपए का सिक्का आपने उस ये खाली स्ट्रेट paper करने weight के लिए है पेपर वेट, हाँ। ओके, पेपर वेट की ये तरह। आपका रिजल्ट आ गया है कि इसमें इस सैंपल में पर्टिकुलरली इतना वेट परसेंटेज गुड ग्रेन्स का है, ओके, इतना वेट परसेंटेज डैमेज ग्रेन का है, इतना वेट फॉरेन मटेरियल का है, और इसके हिसाब से जो आपने मंडी प्राइस वहाँ पर एंटर किया था, इतना आपका इसमें कटौती होगी या फिर इतना उसको वो करेगा और इतना प्राइस का अप्रोक्सीमेट मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो मिलते हैं। और ये बहुत अच्छा मतलब देख करके लगा कि ये कम सैंपल से भी इतनी सारी चीज़ें पता की जा रही हैं, क्योंकि मैं अभी भी इसको लेकर के थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि अगर 1 क्विंटल का सैंपल साइज़ है तो उसमें से सिर्फ थोड़ा थोड़ा निकाल करके पूरे की क्वालिटी और ये सारी चीज़ें एनालाइज हो जाएंगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी अभी भी मुझे लगता है, क्योंकि क्या पता ऊपर आप जहाँ से निकाल रहे हो वहाँ की क्वालिटी और जो फॉरेन पार्टिकल हैं जो आप कुछ रखे हुए हैं इसमें, ये सारी चीज़ें तो वो वहाँ नहीं है या फिर हैं और अंदर नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक ग्रे एरिया तो है। राइट, नॉर्मली जब हम किसी को हम फार्मर को ट्रेन करते हैं, हम उनको बताते हैं कि सैंपलिंग कैसे करनी है। ओके, हाँ, ये ट्रेनिंग वाली बात है, Right. तो ये ट्रेनिंग वाली training बात का है। part है ओके communication ओके ओके ओके। तो एग्रीकल्चर में जो एआई का इन्फ्यूजन है बहुत तरीके से हो रहा है। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट में देखा, वो अलग तरीके से एआई यूज कर रहे हैं। ये वाधवानी एआई है, ये अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। इन्होंने बेसिकली 3 टूल बनाए हैं जिन्हें ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से किसान डाउनलोड कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं चीज़ों को। अभी सोयाबीन ग्रेन्स के लिए ही है, आगे चल करके शायद आ जाए, देन पता चल सकता है कि आपके पास आपने जो क्वालिटी उगाई है उस क्वालिटी की जो प्राइसिंग आपको कितनी आइडियली मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसे कई बार होता है कि समझ में नहीं आता है फार्मर्स को कि हमारी क्वालिटी किस दाम पे बिकेगी, तो उससे उनका बड़ा लॉस भी होता है। दूसरी चीज़ें हैं लाइक जो बग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें पता करके डिटेक्शन वाली चीज़ है कि इंसेक्ट डिटेक्शन वगैरह, वो भी होता है। बट आई एम नॉट श्योर कि कितना एक्यूरेट होगा, बिकॉज ये जेनरिक चीज़ें हैं जो कि दूसरे मॉडल से ही पूछी जा सकती हैं। बट वाधवानी एआई का क्लेम है कि इन्होंने जो ट्रेन है उसको ऐसा ट्रेन किया है, ज़्यादा डेटा एग्रीकल्चर का डाला है ताकि ज़्यादा सटीक जानकारी मिल पाए। तो वाधवानी एआई ने कृषि के अलावा ये शिशु मापन, एक एआई है शिशु मापन, जिससे बच्चों की हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें दूर से पता की जा सकती हैं विदाउट टचिंग इट। तो ऐसे अभी फोटो आई थी रिसेंटली, जो इम्पैक्ट समिट शुरू हो रहा था, तो पीएम मोदी ने भी विजिट किया था इस स्टॉल को। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सल्यूशन है और क्या फ़ायदा है, रियल लाइफ क्या क्या प्रॉब्लम ये अपने शिशु एआई से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर अशोक हैं। शिशु मापन न्यूबॉर्न एंथ्रोपोमेट्री एआई टूल हम लोगों ने डेवलप किया है, जो कि बच्चों का एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स कैलकुलेट और एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। ये बेसिकली आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को यूज़ करने के लिए बनाया गया है, जिसमें आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को एक बच्चे का 10 से 15 सेकंड का छोटा सा वीडियो कैप्चर करना होता है, और उस वीडियो को एनालाइज करके ये बच्चे का वजन, बच्चे की लंबाई, बच्चे की सिर की गोलाई, बच्चे की छाती की गोलाई और मिड अपर आर्म की गोलाई मतलब ये कैलकुलेट करके देता है। भारत सरकार का एक ऑनगोइंग प्रोग्राम है जिसमें आशा वर्कर्स को डिलीवरी के बाद माँ के घर पे, माँ को और बच्चों को 7 टाइम घर पे जाके विजिट करना होता है और उसका हेल्थ असेसमेंट करना होता है। तो ये जो एआई टूल है, ये एआई टूल उस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। और दमन, दादरा नगर हवेली, दीव एंड दमन, इस ज्योग्राफी में सभी आशा वर्कर्स ये यूज़ कर रहे हैं। कितना मतलब ये जो इससे मेजरमेंट किया जाता है या फिर जो वेट लिया जाता है, तो कितना % एक्यूरेसी अचीव कर पाते हैं आप लोग? आई एम श्योर 100% नहीं होता होगा। यस, हर टेक्नोलॉजी हम जो बिल्ड करते हैं उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर हमेशा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों में इसका एरर 100 ग्राम से कम है। 90% से ज़्यादा बच्चों में 100 ग्राम से कम ही एक्यूरेट मतलब होता है। मतलब मोर देन 90% भी यस, मोर देन 90% और केसेस में। और ये जो मतलब क्या टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये बताया कि ये सारी चीज़ें होती हैं लाइक दूर से ही वीडियो से पता चल जाता है हाइट, वेट एंड सरकमफेरेंस हेड का एंड चेस्ट का, तो इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं
तो जो भी वीडियो बच्चों को लिया जाता है उसको मतलब इमेजेस में या फोटोज़ में कन्वर्ट किया जाता है और उन फोटो का एनालिसिस होता है और उसके बेसिस पे ये मतलब वजन और लंबाई वगैरह प्रेडिक्ट की जाती है। प्लस इसके साथ आपको यहाँ पे एक वुडन रूलर या स्केल रखा हुआ दिखेगा, तो ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है और इसका भी बच्चे का लंबाई नापने में मदद होता है। ओके, तो मतलब जब वीडियो बनाना है तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए एक स्केल रखना पड़ेगा, राइट? जी। विदाउट स्केल प्रॉब्लम काम नहीं करेगा। अभी हम ट्रेडिशनली देखते हैं कि मतलब आशा वर्कर को बच्चे के घर पे अगर विजिट करना है तो उसको अपना वजन काटा, लंबाई नापने का एक बल्कि इंस्ट्रूमेंट घर घर कैरी करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा उसके लिए मतलब तो काम करने में दिक्कत पैदा कर सकता है। तो अभी उसको सिर्फ ये स्केल लेके जाना है। ओके, अगर लेट्स से हम इसको स्केल को रख करके कोई दूसरे OCR मॉडल जो होते हैं, लाइक जो कोई भी चाहे ओपन एआई का हो या फिर एंथ्रोपिक का हो, उस मॉडल से अगर हम इसका वीडियो बना करके ये करते हैं तो क्या चांसेस हैं कि कितना सटीक, क्योंकि वो भी बता देते हैं काफ़ी हद तक कि इतना वेट एंड हाइट, ये सारी चीज़ें। कि बाकी आपने जिन ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया है उनके बारे में बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता है। लेकिन हम इतना बता सकते हैं जो भी टूल हम डेवलप करते हैं वो पूरी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो और सिस्टम में अच्छी तरीके से कारगर साबित हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये बनाते हैं। और ये सोल्यूशन सिर्फ आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए है या फिर सारे लोगों के लिए, लाइक कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, ओपन फॉर ऑल है या फिर? देखिए, हम जो भी एज एन इंस्टीट्यूट सॉल्यूशंस बनाते हैं वो मोस्टली जो भी AI फॉर सोशल गुड ये थीमेटिक एरिया ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। तो हम जो भी टूल्स बनाते हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स, खास करके ये टूल आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर के यूज़ करने के लिए है अभी के लिए। अभी कॉमन मतलब जो भी बेनिफिशरीज है या पेरेंट्स केयर गिवर है उनके लिए अभी तो ये नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अभी हम नीव क्लाउड के स्टॉल पे हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक रॉकेट लॉन्चर जैसी कुछ चीज़ लगी हुई है, इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्बिटल इन्फ्रेंसिंग नेटवर्क। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर बात कर लेते हैं हम यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनसे। सो टेल मी अबाउट इट। Hey, I am Vijay Kumar, Chief AI Officer at New Cloud. Okay. So we are building India's first AI data center at space. AI data center in space. Yeah. Elon Musk is also doing the same, I believe, right? Yes. But this is completely from India. We are collaborating. We are partnering with Agnikul. Agnikul is a space launch vehicle, and we are expertise in data center. So we are both together launching a data center in space. So what's the benefit of setting up the data center in space? Data center in space, more specifically, we have advantage in power and cooling, which is free. And the problem what we are going to solve is it's going to be an ultra low latency network. For example, if you wanted to take an example of a defense system, Okay. the way that an escalation that happens in the war zone can be a real-time transfer to the base station. Okay. For example, Operation Sindoor, we know the number of drones attacks. If assume that lakhs of drones are coming, the images has to be processed and sent to the base station where they can have a counter attack can be done. Right. All this happens in few milliseconds. I'm talking about 10 to 15 milliseconds. The response time. Recently, I heard Sam Altman saying that setting up data center in space is rubbish. What do you say about that? No, it depends because we are expertise in building data center in ground. We have 2 data center in indoor as well in Raipur, which we are building 1 gigawatt campus. We know what all the challenges that we are facing in ground. There is a power constraint that we have. There is a cooling scarcity, water scarcity on the ground. But those challenges are not there in space. We feel building data center in space is going to be a biggest advantage. So how are you gonna plan to transport everything from Earth to space? So it's a rocket launch, as you see here, and it will carry a payload. That payload is going to be the data center, compute capacity, which will have compute storage and network onto it. And who is going to set up there? It's a launch vehicle that it will deploy the Just data deploy, center. and then it Yes. will work automatically. Yeah, it is What if the GPU crashes? Yeah, it is a constellation of satellites will be created. It's not one satellite. It will be a node of satellites will be created as a constellation. Okay. If one fails, the way that I'm thinking is to transfer the data to the another satellite, and this satellite will be deorbited from the orbit. Right. So that's a way we cannot go and repair it, though. We'll make it in a way that it is sustainable and reliable compute capacity that we'll have. When can we expect the mass deployment of data centers in space? That's something early which I cannot comment on that. But what we are trying Do you right now think is Elon Musk can do it?
That is something Before that I we would, do it. No, that is something that I cannot comment on it. Okay. But what we are trying is we'll create a satellite in the LEO, lower Earth orbit. That's what we are trying. Just like Elon Musk Yes. Starlink satellite. Starlink LEO. satellite. Yes, Okay. exactly. But this is completely going to be from India Deep Tech Technology from New Cloud. Okay. Thank you so much for that. अभी हम विप्रो के पेविलियन के पास हैं, बूथ स्टॉल कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ एक आदमी लेटा हुआ है, मतलब रोबोटिक सर्जरी चल रही है, रियल इंसान नहीं है। सारी चीज़ें आई बिलीव प्रोटोटाइप है, डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा सेटअप लगा हुआ है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में अगर आपने देखा होगा कभी, तो ऑपरेशन थिएटर का एक सेटअप होता है, उस तरीके से यहाँ पर है। रोबोटिक सर्जरी काफ़ी पेनलेस होता है, काफ़ी आसान होता है। जो हॉस्पिटलाइजेशन टाइम है वो कम हो जाता है लोगों का, बट डॉक्टर का इंटरवेंशन ज़रूरी है। विदाउट डॉक्टर रोबोटिक सर्जरी नहीं होती है। डॉक्टर जो हाथ से करते हैं वो बेसिकली सिमुलेटर पे वो करते रहते हैं और उन्हें बहुत प्रिसाइज सिखाया जाता है सर्जरी करने के लिए, बट यहाँ कोई है नहीं बताने के लिए कि कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो हमारे साथ अंकुर सबरवाल हैं जो CoreOver.ai यानी जो प्रोडक्ट भारत जीपीटी के बारे में मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया भी होगा, आपने आज तक रेडियो और आज तक पे देखा होगा ऑलरेडी। तो भारत जीपीटी के फाउंडर कह सकते हैं, हमारे साथ हैं अंकुश सबरवाल। इनसे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल मेरा यही होगा कि ये जो भारत जीपीटी है, नाम चैट जीपीटी से मिलता जुलता है, तो आप एक लेमन टर्म में एक्सप्लेन करें कि भारत जीपीटी और चैट जीपीटी में क्या फ़र्क है। चैट जीपीटी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं उसको यूज़ करता हूँ, जनरल पब्लिक के लिए है। भारत जीपीटी एक सिक्योर पर्पस लेड मॉडल है जो हम ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स तक पहुँचते हैं, लेकिन हमारे क्लाइंट्स जो एंटरप्राइज क्लाइंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके थ्रू। भारत जीपीटी एक फैमिली ऑफ मॉडल्स है, जैसे बैंकिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए, ट्रैवल के लिए, हेल्थ केयर के लिए। तो एक पर्पस लेड स्मॉल मॉडल्स की एक फैमिली है जो इवेंचुअली सिटीजन्स को हेल्प ओके, LLM है या फिर स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है, क्या है ये भारत जीपीटी? स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है। हमारे पास 500 बिलियन पैरामीटर से 7 बिलियन पैरामीटर तक मॉडल है। बिल्कुल, अगर सोवरेन एआई है, सो आई थिंक वी वर द फर्स्ट वन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सोवरेन एआई। तो ऑफ कोर्स भारत में रहता है, लेकिन एक थोड़ा सा न्यूएंस है इसमें। हाँ, तो अगर एक होता है कि डेटा या इंडिया में है, एक सबसे बड़ी बात है कि उसका कंट्रोल भी इंडिया में होना चाहिए। तो सोवरेन एआई सिर्फ डेटा रेसिडेंसी नहीं है, कंट्रोल भी है, राइट? तो ऑफ कोर्स डेटा इंडिया में रहता है, इंडिया में कंट्रोल रहता है। भारत जीपीटी को क्या मैं मॉडल बोलूं या टूल बोलूं? मॉडल, भारत जीपीटी मॉडल है। कोर ओवर एक टूल है जिसमें भारत जीपीटी यूज होता है। इनफैक्ट वी आर नॉट दैट बायस्ड, वी हैव कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया आल्सो, राइट? वी हैव कस्टमर्स इन फ्रांस, यूएस, यूके। अच्छा, एक परप्लेक्सिटी और भारत जीपीटी, क्योंकि परप्लेक्सिटी क्या करता है कि अलग अलग जो मॉडल्स हैं लाइक जेमिनाई, ग्रॉक एंड क्लाउड सोनेट, सबको मिला करके एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें दे देता है एक जगह पे। आप क्या खुद का ही सब कुछ कर रहे हैं या फिर आप भी कहीं से हेल्प ले रहे हैं या फिर इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं? बिकॉज नाम से एक कन्फ्यूज़न तो क्रिएट होता है। कन्फ्यूज़न एज इन की चैट जीपीटी एंड भारत जीपीटी, तो ऐसे लोग समझ सकते हैं कि चैट जीपीटी का इंडियन वर्जन भारत जीपीटी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा बताइए कि क्या परप्लेक्सिटी जैसा यहाँ काम हो रहा है या फिर सब कुछ आप ही तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे सारा कुछ आपका ही है? देखो, परप्लेक्सिटी अच्छी कंपनी है और कंज्यूमर सेंट्रिक है। हमारे प्लेटफॉर्म में हम प्लेटफॉर्म है एंटरप्राइजेस के लिए, डेवलपर्स के लिए। अब तो मैं चाहता हूँ अच्छा, कंज्यूमर्स यूज नहीं कर, अभी अगर कोई भारत जीपीटी यूज करना चाहे तो नहीं यूज डायरेक्टली नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन अगर आप IRCTC में जाओगे, वहाँ पे आस्क दिशा है, दैट इज पावर्ड बाय कोर ओवर भारत जी। ओके ओके। LIC में जाओगे, मित्रा है, पावर्ड बाय कोर ओवर भारत जी। अब दिल्ली मेट्रो में चेतना है, पावर्ड बाय कोर ओवर भारत जी। ऐसे डिजी साथी है, पावर्ड बाय दैट। तो हम बिल्कुल कंज्यूमर्स उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट यूज कर इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं। क्योंकि भारत जीपीटी है और आप इंडियन प्रोडक्ट्स में ज्यादा यूज कर रहे हैं उसको, लाइक जैसे आपने बताया IRCTC, दिल्ली मेट्रो, तो इंडियन जितनी सारी कल्चर हैं या फिर इंडियन तरीके से आप ट्रेन उसको कर रहे होंगे, जैसे बाहर का चैट जीपीटी है या फिर वो वहाँ के डेटा से ट्रेन होते हैं तो उनको वहाँ की ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे तो आपका डेटा लाइक पूरा का पूरा यहीं का डेटा होता है या फिर? बिल्कुल, यही हमारा USP बोल लो, या हमें जरूरत पड़ी भारत जीपीटी को लॉन्च करने के लिए। सो इट इज नॉट
इट इज नॉट वन डे इन्वेंशन, राइट? सो हमने 2016 से ही हमने 2016 में कंपनी बनाई थी एंड हम AI 2016 से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो हमारे पास इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेज डेटा, टेक्स्ट, वॉइस, फॉर्म और मल्टीलिंगुअल डेटा ऑलरेडी है। तो हमें हमारे पास कोई पब्लिकली अवेलेबल डेटा नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने शुरू में बोला कि डेटा यहाँ होना और डेटा का कंट्रोल यहाँ होना में बहुत फर्क है, तो क्या आपको लगता है कि जितने सारे डेटा सेंटर्स खुलेंगे तो क्या डेटा लोकलाइजेशन उससे बढ़ेगा, या सिर्फ बोलने की बातें हैं कि डेटा यहाँ खुल रहा है, यहाँ डेटा रहेगा, उसको मेक श्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अब देखो, काफ़ी कंपनीज यहाँ पे डेटा सेंटर खोल रही हैं। गूगल की अनाउंसमेंट्स हमने देखी, इवन टाटा का भी डेटा सेंटर है, योटा का है, E2E का, L&T का। तो वेरियस यूज केसेस के लिए सपोज आप, अगर मैं एक ऐप इंडिया के लिए है, ऑफ कोर्स आई वुड प्रेफर कि इंडिया में डेटा हो, इंडिया में कंट्रोल। बट मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि इंडिया में ही डेटा सेंटर खुला तो इट मींस कि इंडिया में ही डेटा रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना? मतलब अगर इंडिया में डेटा सेंटर खुला तो इंडिया में रहेगा। नो तो की तो किसी और के पास भी तो रह सकता है, मैनेज तो कोई और भी कर सकता है ना। मतलब वो ऐसा थोड़ी होता है कि डेटा अगर इंडिया की जमीन पे है, आप कह रहे हो जो कंट्रोल हाँ, वाली मैं बात, ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इंडिया की जमीन पे डेटा है तो इंडिया का ही डेटा है। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखो, अगर बेस्ड ऑन द यूज केस हमारे कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो फ्रांस में यूज हो रहे हैं, तो वो डेटा फ्रांस में ही है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। सो डिपेंड्स कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर इंडिया के लिए बना रहे हैं तो फिर डेटा भी इधर होना चाहिए, कंट्रोल भी इधर होना चाहिए। तो अगर आप इंडिया से अगर ग्लोबल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो देन यू डिसाइड। तो एक प्रोडक्ट अगर मल्टी लोकेशन में यूज हो रहा है तो यू हैव टू इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट द डेटा। सो हर तरह के यूज केस की। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि क्या भारत जीपीटी का कोई ऐसा प्लान है, लाइक डायरेक्ट कंज्यूमर्स के लिए बनाने के लिए, लाइक जैसे चैट जीपीटी जैसे बॉट है, एनी प्लान फॉर दैट? अभी नहीं है, बट सिंस हमने 130 करोड़ यूजर्स को अभी तक सर्व किया है, तो मे बी इवेंचुअली, बट नॉट इन प्लान करंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। शुभांग है हमारे साथ, ये अंडमान से आए हैं और ये चाहते हैं कि ये अपना एक्सपीरियंस बताएं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा आपने, क्या सर, इनोवेशन हमारे देखा यहाँ आपने? रोबोट डॉग्स ये सब बहुत कुछ देखा सर। यहाँ अच्छा। जो आपके बाहर नहीं हो, अंडमान में नहीं हो पाते हैं सर। अच्छा, हाँ। कैसी वहाँ कैसा है और यहाँ कैसा है? अंडमान और दिल्ली में क्या टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या आप पाते हैं? टेक्नोलॉजी डिफरेंस बहुत है, लेकिन सर मतलब वो तो टूरिस्ट प्लेस है, घूमने के बहुत अच्छा जगह है। क्या करते हैं आप? हम अभी स्टूडेंट है सर। सबसे बढ़िया चीज अगर आप बताएं, या इम्पैक्ट समिट या फिर दिल्ली, चूंकि आप उसके लिए ट्रेवल करके वहां से दिल्ली आए, तो क्या क्या पसंद आया यहाँ पे आपको? सर, भारत मंडपम एक बहुत सुंदर जगह है सर। जितने बड़ा हमारा अंडमान, उससे ज्यादा बड़ा तो भारत मंडपम ही लग रहा है। अच्छा, अंडमान से बड़ा आपको भारत मंडपम लगा? बहुत ज्यादा बड़ा चले लग रहा है सर, बहुत सुंदर और बहुत बड़ा लग रहा है सर। मैं चाहता हूँ सर अंडमान में जैसे सिर्फ टेक्नोलॉजी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में नहीं इन्वेस्ट हो, लेकिन अंडमान तथा निकोबार में भी AI के प्रोग्रेस हो सर। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत कुछ में अंडमान में हेल्प कर सकती है। ओके, आप ये चाहते हैं कि अंडमान में भी टेक्नोलॉजी उस स्केल की हो जो दिल्ली में देखने को मिलती है, मुंबई और जैसे ये सब बैंगलोर में होती है सर, वैसे। अच्छा अच्छा, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत सारे लोगों से मिला यहाँ पे, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी देखे। ये भी एक स्टार्टअप है, ये खुद में ही स्टार्टअप है और ये अपना खुद ही यहाँ पर लगा करके घूम रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। ये एजेंटिक ह्यूमन, ये जो सामने लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? आप पहले इसे समझा दें। हाँ सर हमने ये डिजिटल एम्प्लॉय बिल्ड किया है। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल एम्प्लॉय। इट कैन एक्टिवली पिच, एक्टिवली नेगोशिएट एंड एक्टिवली ट्राई टू क्लोज डील्स विद द क्लाइंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो डिजिटल एम्प्लॉय कहाँ है वो? मतलब मुझे कैसे दिखेंगे वो? क्या एजेंट्स हैं या एजेंट्स हैं, और क्या है वो? क्या फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कोई भी कंपनी अपने लिए सेल्स एम्प्लॉय हायर करते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हायर करते हैं फॉर रीचिंग आउट टू क्लाइंट्स। ये सब कुछ वो ये सेल्स एजेंट कर सकता है, हमारा डिजिटल एम्प्लॉय कर सकता है। यहाँ तक कि अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अगर एक बार एक इंसान के साथ बात करता है, हमारा डिजिटल एम्प्लॉय एक साथ 1000 लोगों तक बात कर सकता है। कहाँ है वो डिजिटल एम्प्लॉय? ये हम डिप्लॉय करते हैं ऑन हमारे मतलब कि हमने कैपेबिलिटी बिल्ड की है, हम अपने सर्वर्स पे डिप्लॉय करते हैं एंड वी कैन रन फॉर यू। तो मैं लेट्स से मुझे 10 डिजिटल एम्प्लॉय चाहिए, Yes. तो वो क्या किसी को कॉल, मतलब सेल्स का मतलब होता है कि आप कॉल पे बात कर लेंगे? वो कॉल पे बात इंसानों की तरह ही बात करेंगे? इंसानों की तरह बात करेंगे। आप
आप जैसे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं वो उसी फॉर्मेट में रियल लाइव कम्युनिकेशन तो लाइव में बात कर वो जो पाएंगे। आवाज होगी, स्पीच होगी, वो क्या रोबोटिक वॉइस होगी या फिर इंसानों जैसी वॉइस होगी, नेचुरल होगी? बिल्कुल नेचुरल इंसानों की जैसी वॉइस होगी, हिंदी तो वो इंग्लिश आपने कैसे बनाया है? लैंग्वेजेस में आपने भी कैसे कर रहे बनाया? हैं। आपने बनाया है, आपने अपना बनाया है या फिर किसी को, मतलब किसी के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ इट बनाया है, मतलब किसी मॉडल को यूज करके बनाया है? बेसिकली आप बात करो एजेंट की, लाइक तो वो एआई एजेंट पे आप अपनी जो ओनरशिप है वो कैसे क्लेम कर रहे हो? वो तो कोई भी बना सकता है, एआई एजेंट तो मैं भी बना सकता हूँ, एआई एजेंट तो कोई भी बना सकता है, तो आपका यूनिक कैसे है? तो आप कैसे अलग कर रहे हो उनसे? जब जैसे कि आप मुझसे सवाल कर रहे हो उस टेक्निकल लेवल पे उसी माइक्रो सेकंड में आपको रिप्लाई देना, Okay. उसमें डीप एल्गोरिथम लगती है, डीप टेक्निकलिटीज लगती हैं। इतना आसान नहीं होता जितना कि आसानी से कोई भी बोल देता है कि हम भी Okay. बना सकते हैं। Okay. इतना आसान नहीं है और उसमें एक साथ 1000 लोगों मैं तक कोई बात भी का करने मतलब पाना। मैं Zero civic sense. माइनस, ओके हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कोई तो नहीं बना सकता है, बट मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि कंपटीशन बहुत आपको मिलेंगी आगे बिल्कुल चलकर? बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने कुछ वेबसाइट वगैरह बनाया इसका? यस यस क्या नाम, किस नाम से वेबसाइट है? agentichuman.io www.agentichuman.io। तो अगर लेट से मुझे सेल्स वाला हायर करना है, आपने बताया ना एजेंटिक Yes. ह्यूमन, तो मैं वहां जाकर के क्या करूंगा? जस्ट आप बस हमें मैंने ईमेल आईडी भी मेंशन कर रखी है रीच आउट के लिए। आप बस यू जस्ट मेल अस एंड वी विल फर्दर रीच आउट टू यू। तो ये इन्होंने बेसिकली एआई एजेंट बनाया है, ये एजेंटिक ह्यूमन, ये अपना ही प्रचार कर रहे हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है वैसे कि कियोस्क लगाने में पैसे देने पड़ते हैं, और ये स्टूडेंट हैं, ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, गुजरात से हैं ये, और इन्होंने एजेंटिक ह्यूमन बनाया है जिनकी वेबसाइट से जा कर के एजेंटिक ह्यूमन को हायर कर सकते हैं आप, मतलब ले सकते हैं। ये आपको बता देंगे कि कितने में वो एजेंटिक ह्यूमन ले सकते हैं। तो जैसे इंसान, जैसे सेल्स पर्सन कॉल करते हैं, वो इनका ये जो एजेंटिक ह्यूमन है आपको कॉल कर सकते हैं। मतलब आपको का मतलब कि जो आपका मार्केट है, जो आपके टारगेट ऑडियंस हैं, उनको कॉल करके आपकी स्कीम बता सकते हैं। अगर आपकी रियल एस्टेट की बिजनेस है या फिर किसी चीज़ की बिजनेस है तो वो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो एजेंटिक एआई इज हियर। वैसे तो एआई इम्पैक्ट समिट में बहुत सारे आइडियाज़ को देखा और समझा, तो एक इनका भी आइडिया है और स्टार्टअप है, इन्होंने शुरू किया है। आपने देखा होगा ट्राई एंड बाई का फीचर, अमेजॉन, मिंत्रा, इन सब चीज़ों पे होता है कि आपने खुद को उसमें रख करके देख लिया और आपको समझ में आ गया कि आपके ऊपर वो कपड़ा कैसा लगेगा। तो उसका इन्होंने एक अलग वर्जन बनाया है, तो ये खुद बताएंगे क्या बनाया है, क्योंकि वो उनसे कम्पीट नहीं कर रहे हैं, उस तरह का नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू में इनसे पूछा कि वो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो फिर आपका इसमें नया क्या है, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया, तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। Yeah, hi, and I'm Samiksha Srivastava. और ये आइडिया मुझे स्पेशली लड़कियों के लिए आया था, क्योंकि मुझे मेरी शादी के टाइम बहुत इश्यूज आए थे अपना ड्रेस सिलेक्ट करने में, कस्टमाइज प्रॉपर स्टिचिंग कराने में. सो दिस आइडिया केम इन माई माइंड एंड द ऐप नेम कॉल्ड फैशनेट. क्या करता है ये ऐप? So basically this app brings on all the designers, fashion designers, boutiques on a single platform. तो अभी normally like she mentioned कि इसको प्रॉब्लम आती है कि मेरे को डिजाइनर क्लोथिंग बनवानी कहाँ से, तो here you can go and select कि मेरे को मुंबई का डिजाइनर चाहिए, पुणे का देख रहा है, बैंगलोर का देख रहा है, so all designers are listed. और वो जो भी अपनी डिजाइंस पोस्ट करते हैं that designs becomes available to as a feed. तो आप डेली उस पर डिजाइनर क्लोथिंग भी हमारे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, and all these clothes are different from Amazon, Myntra. क्यों? क्योंकि those are fast fashion, वो आपके boring clothing I would like to call it. बुरा ना माने कोई भी, but that is a bit boring. This is completely designed by fashion designers and boutiques. डिजाइनर क्लॉथ। तो And- इसमें आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दुकानदारों के लिए या फिर कस्टमर्स के लिए या दोनों के लिए? तो वो एक्सप्लेन कर दें कि इसमें कहाँ एआई यूज हो रहा है और किस तरीके से आप बना रहे हैं इसको। So the problem when we talked with 500, almost 500 boutiques से हम लोगों ने बात करी, so they are facing a problem कि they are getting phased out by these brands, क्योंकि brands के पास बहुत पैसा है and boutiques के पास नहीं है। तो हमने उनको क्या दिया कि उनकी एक प्रॉब्लम थी, फोटोज खराब खींचते हैं, मॉडल शूट करवा नहीं पाते हैं। तो हमारे AI फीचर के थ्रू इफ दे अपलोड ए गारमेंट फोटो, हैंगर पे लटकी दे, मैनिक्विन पे ले या बिस्तर पे बिछा के ही फोटो खींच दे, तो हमारे AI मॉडल के थ्रू दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मॉडल शूट और वो इसको पोस्ट कर सकते हैं। जो भी वो पोस्ट करेंगे पूरे इंडिया की पब्लिक देख सकती है। आपने उनके साथ, मतलब जो भी डिजाइनर क्लॉथ्स वाले शॉप्स हैं, लाइक रिटेलर्स हैं, उनके साथ आपने पार्टनरशिप कर हम लोगों ने उनके साथ पार्टनरशिप की, उनके साथ कोलैबोरेट किया, उनको ऑनबोर्ड किया है। 100 को तो हम लोगों ने इंडिविजुअली जाके वो क्या मतलब उनका ये फायदा हो रहा है कि वो
कम एफर्ट में सिर्फ एक फोटो क्लिक करके अपलोड कर दे रहे हैं और यहाँ पे सब कुछ हो जा रहा है ऑलरेडी। सबसे बड़ा फायदा उनका हाँ, ये है कि कोई वो मॉडल digitally- हायर नहीं करना पड़ रहा, मॉडल कुछ नहीं हायर करना पड़ रहा। वो डिजिटली एक्टिव नहीं थे, आपको भी पता है कि ये कैटेगरी में उतना एक्टिव नहीं हो पाते हैं, तो हमने उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया क्योंकि आगे का वर्ल्ड एआई वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड है, तो सो दे नीड दिस प्लेटफॉर्म। और उसको हम लोगों ने इतना सिंपल किया है कि व्हेन दे रजिस्टर एंड क्रिएट देयर प्रोफाइल और उसका एक क्यूआर बन जाता है एंड दे कैन पेस्ट दैट क्यूआर और इन देयर यूजर अगर यूजर आपके ऐप पे जाए तो उसे शॉपिंग करनी है तो वो डायरेक्ट तो यूजर के लिए क्या फायदा है कि ये डिजाइनर क्लोथ्स दिखे हैं, उसको सेलेक्ट करे और उसको अपने ऊपर ट्राई कर सकता है, खुद के ऊपर खुद ही के ऊपर ट्राई अपनी फोटो अपलोड करनी अपनी पड़ेगी। फोटो अपलोड करेगा, खुद के ऊपर ट्राई कर सकता है और उसके बाद जो भी उसमें से पसंद आए उन बुटीक से डिजाइनर से कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप उनको अलग अलग लोगों से कोटेशंस मांग सकते हैं एंड यू हैव डायरेक्ट कनेक्ट। हम बीच में कोई अच्छा, कमीशन बीच में आप कोई कमीशन नहीं ले रहे, डायरेक्ट आपको- फोन नंबर्स लिस्टेड हैं, कॉल देम अप, आप अपनी डिजाइन भेजिए और उसके बाद वो आपको ओके कस्टमाइजेशन ओके ओके थैंक यू सो मच। तो इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो ट्राई एंड बाय फीचर जो मैं बता रहा था अमेजॉन मिंत्रा ऑलरेडी सब पे है, तो ये क्या करते हैं कि जैसे कोई रिटेलर है वो किसी भी डिजाइनर क्लॉथ्स की फोटो किसी भी तरीके से क्लिक करके नो मैटर व्हाट अपलोड करता है इनके प्लेटफॉर्म पे और वो बिल्कुल ऐसी लगने लगती है कि किसी मॉडल ने उसे पहना हुआ है, तो उसे देख करके आपको मतलब आइडिया हो जाए कि आपके ऊपर कैसा लगेगा और आप भी अपनी फोटो अपलोड करके अपने ऊपर भी उसको ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे आइडियाज हैं जिसमें से एक ये भी आइडिया है, आइडिया कन्विंसिंग है बट देखना पड़ेगा कि आगे चल करके कितना स्केल अप हो पाता है। इस पे एग्जांपल आप एक देख सकते हैं कि ये किसी बुटीक ने अगर इसको हाँ, एक बार एक बेडशीट के ऊपर भी अपने लहंगे की फोटो डाली तो हमारे एआई के थ्रू वो इस मॉडल से उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कहीं कुछ नहीं जाना, कोई फोटोग्राफर नहीं बुलाना, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस। और इसी लहंगे को अगर किसी यूजर ने जैसे अपनी फोटो ट्राई करा पहले ऐसे करा तो ये इस तरह का लहंगा उसके ऊपर ड्रैग हो गया। AI इम्पैक्ट समिट का आज आखिरी दिन है और बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे आइडियाज़ हमने यहाँ पे देखे, इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, सारा पैकअप हो चुका है, सारे लोग जा चुके हैं। एक चीज़ निकल करके यहाँ से आती है कि इंडिया अब AI में न सिर्फ AI का यूज़र बन करके रह रहा है बल्कि AI में बहुत सारे इनोवेशन भी कर रहा है। कंट्रोवर्सीज असाइड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हुई जो आपके मतलब की हैं, आपको जाननी चाहिए। बहुत सारे नुएंसेस भी देखने को मिले, लेकिन असलियत ये है कि ये जो ग्लोबल AI समिट का एक स्टेज है और एक मंच मिला हुआ है, बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को इसका फायदा मिलेगा नियर फ्यूचर। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स इसको देख करके होंगे। हमने कई सारे लोगों से बात करी, किसानों से बात करी, हमने अंडमान से आए हुए कुछ लोगों से बात करी, तो उन्होंने बताया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सारी चीज़ें आप वीडियो में देख पाएंगे, हमने सारी चीज़ें एक एक करके कवर करी हैं। पूरे डिटेल वीडियो में आप एक एक चीज़ देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर वाले AI समिट में।